मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, महाराज जी के परम भक्त, जिन्होंने अपने जीवन में महाराज जी की बड़ी सेवा की और महाराज जी के मानव जीवन लीला में बड़ी घटनाओं की, बड़े चमत्कारों की और जो विकास की गाथा रही आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ी महती भूमिका निभाई। उन्होंने लिखा है कि मुश्किल बहुत था इश्क की बाजी जीतना, कुछ जीतने की खौफ से हारे चले गए। आप समझ रहे हैं ना, हर आदमी जीतने की कामना करता है और उन्होंने लिखा है कि कुछ जीतने के खौफ से हारे चले गए। मैं बात कर रहा हूं आज पूज्य महाराज जी के अनन्य भक्त रविंद्र कुमार जोशी, जिन्हें हम बड़े प्यार से हम सब लोग क्या कहते हैं, रब्बू दादा। रब्बू दादा ने 2 पुस्तकें लिखी हैं, आई एंड माई फादर आर वन, और उसका हिंदी मेरे हाथ में है कि सोई जाने जेह देहु जनाई। ये 2 पुस्तकें लिखी हैं और अपने जीवन को बहुत बेबाकी से, बिना किसी लाग लपेट के लिखा है। और मैं आपको पहले उसकी प्रस्तावना सुना देता हूं। लिखा है कि ऐसे कुछ बिरलों के साथ ही होता है, ऐसा तब होता है जब आप एक ऐसी परम सत्ता से मिलते हैं जो भौतिक रूप से तो आपसे कोई परिवर्तन नहीं करती, पर आप उसके साथ इस प्रकार से रगपग जाते हैं कि मन के अंदर की व्यक्ति पर अलग तत्व की सत्ता अर्थात खुदी का लोप हो जाता है। समझ में आया ना, खुदी का लोप हो जाता है, यानी अपने में जो अहंकार होता है वो मिट जाता है। उन्होंने लिखा है कि अपने पराये का भेद मिट जाता है। उसके बाद से आप महसूस करते हैं कि आपके साथ एक प्रकाश स्तंभ है जो जिंदगी की जो कठिनाइयां होती हैं, मेरी किताब है और आप पढ़ सकते हो, इसकी प्रस्तावना मैंने आपको सुना दी। रब्बू दादा आज भी जिस काम में लगे हैं वो काम आध्यात्मिक शिखर पर जब कोई पहुंच जाता है, ऋषि मुनि जाते हैं, हिमालय में तपस्या करते हैं, है ना, किसके लिए? अपने लिए, परिवार के लिए, देश के कल्याण के लिए और मानव या प्राणी सेवा के लिए। रब्बू दादा आज भी लगे हैं और उनका जन्म मैं आपको बता दूं 6 सितंबर 1940 को लखनऊ में हुआ था। यहां से उनकी यात्रा शुरू होती है और बड़ी बातें हैं, मैं आपको उनके साथ लिए चलता हूं, उनके जीवन के कुछ पन्ने पलटते हैं। बाबा नीम करोली के सानिध्य में कैसे आए? रब्बू दादा, जैसे आप देख रहे हैं, बहुत सारे इंटरव्यू में देखा है आपने, रब्बू दादा 14 वर्ष के हैं। महाराज जी के सानिध्य में आने का उनका समय शुरू हुआ। आपके पिताजी रेलवे में सर्विस कर रहे हैं और इनके चाचा मुकुंद चाचा इलाहाबाद में रह रहे हैं और मुकुंद चाचा के यहाँ आप हाई स्कूल उस समय कर चुके हैं और महाराज जी का आगमन होता है। रिक्शा पे बैठे हुए आ रहे हैं, कहाँ? टैगोर टाउन है इलाहाबाद। 14 वर्ष की अवस्था है, अपने साथियों के साथ खेलने में मस्त हैं और उस समय ये लगा कि चाचा साइकिल चला के आ रहे हैं और कोई बाबा जी रिक्शे पे बैठ के आए हैं। वो बाबा जी वहाँ उनके घर के सामने उतरते हैं और सड़क पर ही बैठ जाते हैं। 1954 का वर्ष है। रब्बू दादा सामने अपने किशोरावस्था है, 14 साल की, साथियों के साथ खेल रहे हैं और जब उन्होंने देखा कि चाचा आए हैं तो जहां बाबा जी वहां बैठ गए हैं उनके पास आते हैं। उनको पता नहीं है कि जीवन के जो दर्शन उनको होने हैं, क्या किशोरावस्था में क्या कुछ रहता नहीं है, सब अपने सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। आते हैं और महाराज जी के और बच्चे पैर छूते हैं, उन्होंने भी पैर छुए, नमन किया और क्या बताएं आपको कि हाई स्कूल पास हो चुके हैं। चलिए मैं शिक्षा की बात कर लूं। बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए हैं रब्बू दादा ने। पहला रिकॉर्ड बता दूं आपको, हाँ, पहला रिकॉर्ड है, ध्यान से सुनिएगा,
7वीं में फेल हुए, फिर हाई स्कूल में आए, उन्होंने खुद लिखा है 40% से कम अंक मिले हैं लेकिन पास हो गए हैं, खुश हैं। अब 40% से कम अंक जब मिले हैं तो अब क्या अपेक्षा होगी। बाबा जी मिले, बाबा जी से कहा इंटरमीडिएट में 2nd डिवीजन आ जाएगी, हाई स्कूल के बाद इंटर करना, और 2nd डिवीजन एक सपना हुआ करता था। उस समय बड़ी संख्या में 100 या 200 बच्चों में कोई फर्स्ट डिवीजन आता था, और 2nd डिवीजन जो आ जाता था वो ये समझता था कि मैं बढ़िया पास हुआ। तो उन्होंने बाबा जी से कहा कि 2nd डिवीजन आ जाएगी, और दूसरी जो इच्छा व्यक्त की इन्होंने, क्या मुझे साइकिल मिलेगी। समझ रहे हो ना, क्या इच्छाएं हुआ करती थी उस समय। तो ये 2 चीजें वो उनसे मांगते हैं। महाराज जी अन्य बच्चों की तरह उन्हें आशीर्वाद देते हैं, और ये थी पहली मुलाकात रब्बू दादा से महाराज जी की। चलिए मैं आपको लिए चलता हूं नैनीताल। 4 वर्ष बीत जाते हैं और रब्बू दादा इंटरमीडिएट में एक बार फेल होने का रिकॉर्ड दोहराते हैं। अरे बताए ना, 7वीं में फेल हुए, फिर इंटर में फेल हुए, और बीए फिर बिना फेल हुए कैसे कर लेते। अभी आपको फेल होने के ये सारी चीजें बता रहा हूं, आपको सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ। तो ये शैक्षिक है, शैक्षिक योग्यता है, और व्यवहारिक योग्यता में जिस शिखर पर पहुंचे हैं वहां हर भक्त पहुंचना चाहता है। जीवन के और पन्नों के साथ चलते हैं। कहाँ वर्ष 1958 आ गया है, और रब्बू दादा पहुंचते हैं नैनीताल, जहां उनके पूरन चाचा रहते हैं, पूरनदा रहते हैं। दोनों नाम आपके सुने हुए, दोनों ने पुस्तकों की, मैंने मुकुंदा के बारे में बताया, पूरनदा के बारे में बताया, उनकी किताबें लिखी, महाराज जी के साथ रहे हैं, मानव लीलाओं के साक्षी रहे हैं। तो 1958 में क्या सोच के गए हैं अपने चाचा के घर नैनीताल, झीलों का शहर है, आध्यात्मिक क्षेत्र में, वहाँ से हरिका द्वार जो होता है ना, उत्तराखंड में, आजकल तब उत्तर प्रदेश में था। तो घूमने फिरने का, सिनेमा देखने का ये एक उम्र का दौर चल रहा है। उस पीरियड में उनकी मौसी की शादी होनी है, उसमें शामिल होने के लिए गए हैं। वहाँ से होता क्या है कि पूरनदा कहते हैं कि चलो वहाँ एक बाबा जी हैं, उनके दर्शन करते हैं। आप हनुमानगढ़ी पहुँचते हैं, महाराज जी के दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद उनको लगता है, जो मौसी की शादी में आए थे कि मौसी की शादी होगी, वहाँ शामिल होंगे और बाबा के साथ ऐसे रमते हैं, ऐसी आंख मिचौली का एक खेल चलता है उन दोनों के बीच में। बताऊं आपको, महाराज जी के साथ आप जब मिलन की बेला में होते हैं तो पूरनदा लेके गए हैं, आप उन्हें प्रणाम करते हैं, पूरनदा फिर बताते हैं कि ये रब्बू है, और रब्बूदा प्रणाम करते हैं। लेकिन महाराज जी जैसे आम सबको लेते ना, उसी तरह से इनको भी लिया। जब इनको ऐसे ही लिया तो लगा यार हमको तो, भाई हर आदमी जब कभी जाता है तो कुछ लगता है कि हमको कुछ VIP ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। कोई बात नहीं होती है। शाम हो जाती है, रब्बू दादा हनुमानगढ़ी में है। शाम को महाराज जी सबसे कहते हैं जाओ जाओ, और रब्बू दादा भी ये सोचते हैं कि अब हम भी चलें। तो वो अपने चाचा से कहते हैं, उन्हें कक्का कहते हैं, कक्का घर चले। कक्का का जवाब सुनिए। कक्का ने कहा कि तुमसे तो नहीं कहा गया ना, तुमसे नहीं कहा गया तो तुम रुको, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो वो रुक जाते हैं। प्रथम रात महाराज जी के साथ बिताने का मौका मिलता है, लेकिन महाराज जी रब्बू दादा को लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। आप सोचते हो, आप भी महाराज जी की जब पूजा करते हो तो सोचते हो जल्दी से हमारे सब काम हो जाए और क्या हो। और देखिए अनन्य भक्त की बात मैं बता रहा हूँ, वो लिफ्ट माने यानी बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज होती है कि जब महाराज जी बैठे होते हैं तो रब्बू दादा एक टक उनकी तरफ देखते हैं, और जब वो देखते हैं तो महाराज जी इधर कर लेते हैं। अब रब्बू दादा बैठे हुए हैं तो महाराज जी उसको यूं देखते हैं, और जैसे ही रब्बू दादा फिर उधर देखते हैं तो आंख मिलती है तो फिर वो इधर कर लेते हैं। यानी आंख मिचौली चल रही है। दिन हो गए 3। तीसरे दिन वो जाते हैं कहाँ, एक शाहजी है नैनीताल में, और उनके महाराज जी जाते थे ना भक्तों के बीच में, तो उनके महाराज जी जा रहे हैं और उनके भक्त उनके साथ चलते जा रहे हैं, साथ साथ चलते हैं। रब्बू दादा भी साथ साथ चलते हैं। वहाँ जाके देखते हैं कि बड़ा
अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिल रहे हैं। भाई महाराज जी जहाँ जाते थे या जहाँ भी कोई अतिथि आता है तो वहाँ क्या सोचते हैं कि अच्छा अच्छा खिलाया जाए, मान सम्मान किया जाए। अब 3-4 दिन हो गए थे, 3 दिन जो है रब्बू दादा को आश्रम में, तो आश्रम में क्या वही उबला हुआ खाना मिलेगा, सात्विक होता ना, तो वो खाना मिल रहा था। और जैसे उनके यहाँ पहुँचे हैं तो बढ़िया पकवान खाने को मिले हैं, तो एक तरह से दावत उड़ा ली उन्होंने। वो लिखते हैं कि हमें दावत सी मिल गई वहाँ पर। वहाँ से फिर वापस आते हैं आश्रम में, यानी 3 दिन बीत चुके हैं, चौथे दिन महाराज जी बुलाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का जो बैठा है ना, ये सोच रहा है कि बाबा जी यहाँ रोक लिया है, लेकिन यहाँ रोकने के बाद बाबा जी बात नहीं कर रहे हैं। बुला के और रब्बू दादा के एक जोरदार चपत लगाते हैं, और ये चपत जिस जिसको लगी है, जिस जिस भक्त को लगा दिया है, उसके भाग्य खुल गए हैं। रब्बू दादा की आंखों से अविरल आंसू आने लगते हैं। और होता क्या है, यहाँ से इनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। 1954 में पहली बार मिले, 1958 में दूसरी बार मिले, और 1958 में जब हनुमानगढ़ी से महाराज जी जाते हैं कहीं दूसरी जगह के लिए, रब्बू दादा भी चाहते कि उनके साथ चलें, तो वो मना कर देते हैं। तो फिर रब्बू दादा पूछते हैं कि अब कहाँ मिलेंगे, तो रब्बू दादा से कहते हैं इलाहाबाद चर्च लेन में सुधीर मुखर्जी के यहाँ। समझ गए ना, तो हम लोग चलते हैं अब इलाहाबाद। मित्रों, हम लोग इलाहाबाद चल रहे हैं। इलाहाबाद चलने से पहले एक घटना और आपको सुना दूं। रब्बू दादा से अगर आप खाने पीने की आज भी बात करें तो वो मना नहीं करते हैं, ज़रूर कुछ न कुछ खाते हैं। इसके पीछे एक राज है, और वो राज की बात आज मैं ज़रूर बताऊंगा। रब्बू दादा महाराज जी के साथ एक डॉक्टर टोपा जी है, उनके यहाँ जाते हैं। और आपको मैंने जैसा बताया था कि शाह के यहाँ गए थे तो दावत सी लगी थी, तो भैया बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने को, व्यंजन तैयार हैं। लेकिन होता क्या है कि रब्बू दादा का एक दोस्त है, एक मित्र है गिरीश, कर्नाटक के। भाई दोस्ती हो गई थी वहाँ हनुमानगढ़ी में, तो वो भी साथ में, और कोई बात हो जाती है और गिरीश कहते हैं मैं खाना नहीं खाऊंगा। कोई बात हो गई होगी। अब रब्बू दादा दोस्त हैं, रब्बू दादा भी अपना दोस्त का साथ निभाने के लिए कहते हैं हम भी नहीं खाएंगे। अब दोनों दोस्त, महाराज जी ने खबर भेजी कि वो रब्बू है और वो खाना खा ले आके या भोजन कर ले आके, और भोजन नहीं करते हैं। 2 बार 3 बार खबर गई, महाराज जी ने कहा ठीक है जैसा हो, चलो ठीक है। अब क्या होता है कि 7 बजे, 8 बज गए, 10 बज गए, रात के 11 बज गए, और महाराज जी रुके हुए हैं। इधर रब्बू दादा को भूख लगी है, लेकिन वो मन आ रहा है, खबरें आ रही हैं कि चलो भोजन कर ले जाके। लेकिन वो एक बार मना कर दिया ना, और दोस्त से कहा दोस्ती निभानी है, तो नहीं खाया। होता क्या है कि जब महाराज जी के साथ आते हैं, महाराज जी ने कहा ठीक है नहीं खाए तो कोई बात नहीं, खबर भेजी, नहीं खाया। आप आते हैं फिर हनुमानगढ़ी मंदिर में, और भूख बहुत तेज़ लगी हुई है, तो फटाफट सीधे दोनों मित्र जाते हैं रसोई में। रसोई में कुछ नहीं मिलता, मिलना ही नहीं था। अब रसोई में खाना बचा नहीं है, भूख लगी है, तो जल्दी से वो आलू काटते हैं, आटा का हलवा बनाते हैं वहाँ पर, और वो वहाँ पर दोनों ग्रहण करते हैं। रब्बू दादा कहते हैं कि आज भी उसका टेस्ट जो है ना, जो हलवा का था, आलू तल के खाए थे, उनका टेस्ट आज भी हमको याद है। हमने ये कहानी इसलिए सुनाई कि भोजन प्रसाद अगर कहीं आपको मिलता है और आपको भूख लगी है तो पहले कर लीजिए। दादा के साथ कुछ दिन बिताने का मौका मिला और उन्होंने इस बात को हमें बताया था, तो ये राज की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए आइए हम चलते हैं सुधीर दादा के घर, जहाँ बाबा जी ने ये कहा कि हम कहाँ मिलेंगे, सुधीर दादा के घर। अब रब्बू दादा इलाहाबाद आ गए हैं, कक्का के घर पर रह रहे, पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया, वहीं इलाहाबाद में वो भी रह रहे हैं रेलवे क्वार्टर में। रब्बू दादा ने सुधीर दादा का चर्च लेन में घर खोजना शुरू कर दिया। बताते हैं कि बहुत बड़ा मोहल्ला नहीं है, मैंने आपको दिखाया है ना, आप देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए चर्च लेन के। तो आप आते हैं, साइकिल खड़ी करते हैं, साइकिल से ढूंढना शुरू किया चारों तरफ, और मिल गए सुधीर दादा का घर। लिखा प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी।
आप नॉक करते हैं, नॉक करने के बाद कोई सज्जन आते हैं, बोले हाँ कैसे आए हो, कि वो महाराज जी आए हैं। अब वो सुधीर दादा हैं, कहते कि महाराज जी, बाबा जी हाँ अभी नहीं आए हैं। तो इतना पूछ के चले जाते हैं रब्बू दादा। रब्बू दादा तीसरे दिन फिर पहुंच जाते हैं, कहते बाबा जी आ गए हैं। सुधीर दादा ने कही अभी नहीं आए। अब वो हर तीसरे दिन पहुंचे, साइकिल खड़ी की और नॉक किया। अब वो पढ़ने लिखने वाले आदमी, आपको मालूम है सुधीर दादा की फुल स्टोरी सुनाई है, आपने देखा होगा। आते हैं झुंझुला के, कहते 28 जुलाई की बात है ये 1958 की, रोज मत आया करो हमारे यहाँ, क्यों ये परेशान करते हो हमको, महाराज जी जब आएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, खड़खड़ाया मत करो। रब्बू दादा को ऐसे व्यवहार की तो कल्पना भी नहीं थी। अब रब्बू दादा पे जो डांट पड़ी है, तो भाई किसी के यहाँ जाओ और अगर ऐसा हो जाए, रब्बू दादा अपना साइकिल उठाते हैं, घर आते हैं और उस डांट, ये 28 जुलाई 1958 की बात है। और दादा कहते हैं जब आएंगे बाबा जी तो तुम्हें पता चल जाएगा। रब्बू दादा चले आते हैं, अब किसी से कह भी नहीं सकते। 31 जुलाई की प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हैं और रब्बू दादा को स्वप्न आता है कि महाराज जी चर्च लेन आ गए हैं। वो पूरा दृश्य उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में कि वो बाथरूम से निकल रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ये अंदर से आ रहे हैं, रोने लगते हैं, उनके प्रणाम करते हैं। तो ये सब उनको सपने में दिखाई पड़ता है। सुबह उठते हैं, तैयार हुए और तुरंत साइकिल उठाई और पहुंच गए। और बस बिल्कुल जैसा उन्होंने बताया है, जो सपने में देखा था, बिल्कुल महाराज जी के वैसे ही दर्शन होते हैं। तो ये तीसरी दर्शन यानी तीसरी मुलाकात थी, ये तीसरी भेंट थी महाराज जी के साथ। और सुधीर दादा से उनका एक संबंध जुड़ा, महती भूमिका निभाई उन्होंने रब्बू दादा के जीवन में। बहुत सारी बातें, बहुत सारी घटनाओं का हम जिक्र करेंगे आगे, लेकिन एक जो मुलाकात का दौर सुधीर दादा का शुरू हुआ था, उसमें ये डांट रब्बू दादा अभी भी नहीं भूलते हैं। रब्बू दादा महाराज जी के साथ भी रहते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। और पढ़ाई तो मैंने आपको बताई, चल रही है पढ़ाई। अब आध्यात्मिक सफ़र भी चालू हो गया जीवन में। रब्बू दादा को महाराज जी का इतना सानिध्य मिला है, उनके साथ रिक्शे पे बैठने का सानिध्य मिला है, उन्होंने चरण दबाए हैं। और जो निकटता आज हम सपने में भी सोच के ये सोचते हैं कि सपने में हो जाए, वो निकटता रब्बू दादा ने पाई है। और बड़े बड़े शख्सियत, मैं एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। कुंभ है, इलाहाबाद में कुंभ होता है, शीत शिविर चर्च लैन में लगता है महाराज जी का। और रब्बू दादा के पिताजी, रब्बू दादा की माताजी, रब्बू दादा के चाचा, रब्बू दादा के और रिश्तेदार सब जुड़े हुए हैं। 4 चर्च लाइन में मिलते हैं और प्रार्थनाएं होती हैं, बातें होती हैं। बहुत सारी घटनाएं मैंने चर्च लाइन की आपको बताई हैं। तो रब्बू दादा एक दिन महाराज जी के साथ होते हैं और महाराज जी के साथ रिक्शे पे बैठ के गोपाल स्वरूप पाठक के यहाँ जाते हैं। जानते हो कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गोपाल स्वरूप पाठक के यहाँ। एक बड़ा नाम, जो बाद में उपराष्ट्रपति भी बने। और बड़ी सचित्रित लेखनी चलाई है उन्होंने कि किस तरह गए, कहाँ जाते हैं, कुंभ में और घटनाएं क्या हुई, इन सब को बताते हुए रब्बू दादा आगे चल पड़ते हैं। किशोरावस्था से जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। इधर घर की जिम्मेदारी है, माता पिता सोचते हैं कि ये किसी काम में लगे। इधर पढ़ाई भी चालू है। रब्बू दादा के कदम जो है आध्यात्मिक सफ़र की तरफ बढ़ चुके हैं। लेकिन जवानी की दहलीज पर जैसा होता है, बड़े राज की बात बताता हूँ, अगर कोई लेखक दिल से न लिखे, ईमानदारी से न लिखे, तो ये बातें कतई नहीं लिखता। लेकिन रब्बू दादा ने ये बातें लिखी हैं और मैं आपको बता रहा हूँ। रब्बू दादा नए जवान, नए क्या, सब लोग जवान होते हैं और नए होते हैं, है ना। तो रब्बू दादा लिखते हैं कि जब हम वहाँ महाराज जी बैठे होते हैं और उनकी सभाएं लगती हैं, जैसे महाराज जी तख्त पे बैठे हुए हैं, भक्त लोग हैं, तो महाराज जी कहते हैं रब्बू से, चल पैर छू।
और सबके पैर छुआते हैं, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, लड़की हो, महिला हो। अब वो सबके पैर छूते थे। वो लिखते हैं, बताते भी हैं, बताया भी है। अब युवा हैं रब्बू दादा, फोटो देखनी है, देखिए। रब्बू दादा कहते हैं कि मैं 18-19 साल का जवान हूँ और मुझे उनके भी पैर छूने पड़ते हैं जिन लड़कियों पे हम कभी कभी नज़र रखते हैं, है ना। नज़र रखना कोई बुरी बात नहीं है, भावना गलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन महाराज जी से क्या छिपा है। थोड़ा थोड़ा न शौक सिगरेट का भी पाल लिया है, कभी कभी पान भी खा लेते हैं। और वो शोले का अमिताभ बच्चन, तुम्हें याद होगा, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का रिश्ता लेके जाते हैं, तब वो कहते हैं मौसी ये उन गुण, तो भाई ऐसे कुछ गुण हो गए हैं रब्बू दादा में। ताश भी खेल लेते हैं। तो दोस्तों के बीच जब ताश खेलते हैं तो होता क्या है, देखिए आध्यात्मिक आस्था भी चल रही है और कुछ दुर्गुण आ जाते हैं वो भी चल रहे हैं, लेकिन दोनों का रिश्ता कैसे, जैसे दोस्त आ गए तो ताश खेल रहे हैं, महाराज जी का चित्र लगा कमरे में तो पलट देते हैं, पलट दिया, चित्र पलट दिया, अब ताश खेल लिए, फिर सब सिगरेट पी ली, इसके बाद वो सब समाप्त किया, फिर महाराज जी को सीधा कर लिया। क्यों? महाराज जी दिखे नहीं, महाराज जी के सामने ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये आध्यात्मिक श्रद्धा और विश्वास की बात है। और ये जो चीज़ उन्होंने लिखी है, मैं उनकी लेखनी को प्रणाम करता हूँ। अगर वो नहीं लिखते हम कभी आपको नहीं बता पाते। उनसे मुलाकातों का मेरा दौर भी, मैं एक छोटी सी घटना बता दूं कि मुझे कब प्रथम दर्शन हुए। मैं रब्बू दादा के बारे में सुनता हूं, जब बाबा नीम करोगी की कथाएं सुनाना प्रारंभ करता हूं, मेरी इच्छा होती है कि मैं उनसे मिलूं और मिलने के लिए मैं उनसे वक्त मांगता हूं टेलीफोन पर मुझे वक्त मिलता है एक दिन का। मैं जाता हूं कैंची धाम के से पहुंचता हूं दिल्ली जहां वो रहते हैं। और जिस दिन मेरी मुलाकात होनी है उस दिन सुबह सुबह वो कहते हैं कि मुझे कल वृंदावन जाना है और आप वहीं मिलिएगा आके। मैं मैनपुरी से कैंची धाम पहुंचता हूं, कैंची धाम से दिल्ली पहुंचता हूं। अब उनसे मिलना है तो हमें अब वृंदावन जाना होता है। और वो दिन यानी वो तिथि थी बसंत पंचमी। आप गाड़ी से पहुंच जाते हैं, मैं ट्रेन में बैठ के एक सहायक को लेके वहां जाता हूं और देखता हूं कि दादा बाबा नीम करोरी के सुपुत्र पूज्य सूक्ष्म रूप धारण कर चुके हैं, अब धर्म नारायण जी के पास बैठे हुए हैं। मैं दोनों लोगों को प्रणाम करता हूं। वहां से लाइव भी किया था, आपको लाइव दिखाया। और फिर हम उसी रात पहुंचते हैं दिल्ली। रात में एक बात कहते हैं दादा कि देखिए आप हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं, जो पूछना है सब लिख के दे दीजिएगा। प्रश्न जब महाराज जी की बातें होती हैं तो अब हम कैसे उनको लिख दें। मैंने कहा ठीक है साहब। और मैं एक राज की और बात बताता हूँ अपने मुलाकात की। मैंने अपने बेटे से कहा, हमने कहा भाई ये बहुत खूसट कोई भक्त है, मैं इनका इंटरव्यू नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि वो कहते हैं लिख के लाओ। अब महाराज जी के बारे में पूछूंगा तो क्या दिमाग में आ रहा है, क्या पूछूं, आप तो इंटरव्यू देखते हैं। अब रब्बू दादा ने एक लिमिट लगा दी। अब मैंने उन्हें पूरी रात वृंदावन से लौट के आया, 3-4 घंटे जो मिले मैंने उससे पूरा नोट्स बनाया, उनकी पुस्तक पढ़ी रात में, और 1 घंटे बमुश्किल सोया होऊंगा। उठा और मुझे टाइम दिया था उन्होंने, 9 बजे आप आ जाइएगा। और मैं वहाँ पहुँचता हूँ 8:45 बजे, उनके घर के सामने फ्लैट नंबर देख लेता हूँ, इतना है ना। आपको पवित्र स्थल की भी सब बातें बता चुके हैं। तो उन्होंने फ़ोन किया, मैं उनकी फ्लैट जहाँ पर है उसके ठीक गली में खड़ा हूँ। फ़ोन आता है, फ़ोन क्या कहते हैं, हाँ भाई विनोद मैंने देख लिया है और तुम आ जाओ, ऊपर आ जाओ। मैं उनके फ्लैट में पहुंचता हूं और फिर उनसे बातें होती हैं। वो मैंने क्वेश्चन दिए थे, वो एक फॉर्मेलिटी हो गई, लेकिन जब विस्तृत वार्ता का दौर चला तो महाराज जी की उन यादों को इन्होंने साझा किया। मैंने कई इंटरव्यू में आपको बताया है। चलिए हम आपको अब लिए चलते हैं इनकी जीवन यात्रा के साथ साथ आध्यात्मिक यात्रा, और छोटे मोटे दुर्गुण आए थे वो धीमे से विदा हो गए। महाराज जी इलाहाबाद में है, कुंभ में विचरण हो रहा है। इधर इनके पिताजी ये चाहते हैं कि भाई लड़का बड़ा हो गया है, कुछ काम धंधा करे, जब काम धंधा करेगा तो शादी होगी, ये सब की बात है। वैसे ही इनके साथ भी हो रहा है।
इनके पिताजी जानते हैं कि लड़का बहुत होशियार नहीं है हमारा पढ़ने में, तो हम क्या करें, कई किताबें लाया करते हैं। वो कभी किसी मैकेनिक का काम करने की, कभी ITI से संबंधित केस होते हैं उनके, और यहाँ तक उन्होंने लिखा है कि गन्ना निकालने की जो मशीन देखी ना आपने, जो लगाते हैं, तो वो उसका भी लाए कि शायद लड़का गन्ना ही जूस बेचने लगे, होगा तो यही होगा। तो ऐसी चीज़ें पूज्य हेमदा सोचते हैं अपने बेटे रब्बू के बारे में, और होता रहता है। उसी समय इनकी बुआ के लड़के की नौकरी के लिए बातचीत चलती है पटना। रब्बू दादा वहाँ होते हैं, उनकी बुआ ये कहती है कि नहीं भाई हम नहीं इतनी दूर भेजेंगे, और उनकी जगह भेज दिया जाता है रब्बू दादा को। यहाँ से एक जो व्यवहारिक जीवन चलता है गृहस्थी की तरफ आप चल पड़े। आप पटना पहुँचते हैं, पटना पहुँचने के बाद आपको वहाँ काम जॉब दे दिया जाता है। आप बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छी तरह से जॉब करते हैं। अब किताबी पढ़ाई एक तरफ रह गई, व्यवहारिक में नंबर 1 हो गए। सभी लोग प्रसन्न हैं, लेकिन एक दौर है ऐसा जहां जीवन में धर्म धक्के भी आते हैं। इनके बॉस इनसे बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन इनके और जो हेड ऑफिस से खबर आती है इनके बॉस के लिए, इनके बॉस अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे आपको नौकरी से निकालना पड़ेगा। तो वो दादा पूछते हैं क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं है, आपको कुछ कारणों से आपकी जगह किसी और जो हमारे जनरल मैनेजर हैं उनके किसी रिश्तेदार को रखना है। जीवन बिल्कुल सरलतम रास्ते पे आ गया था और वहाँ से मुड़ गया। आप फिर क्या होता है, रब्बू दादा फिर वहाँ से वो जॉब छूट जाती है, लेकिन वो बॉस इतने प्रसन्न हैं वो अपने ही एक संपर्क में सेल्स ऑफिसर की तरह भेज देते हैं। और जब वो वहाँ जाते हैं पटना से जमशेदपुर, तो हम आपको बताएं चायवासी एक जगह है, वहाँ आप टैक्सी में बैठे होते हैं और टैक्सी स्वर्ण रेखा नदी के जो पुल है वो पार करने को होती है। वहाँ पर वो टैक्सी पर उसका चालक नियंत्रण खो देता है। पुल से गाड़ी अब चली जाएगी, किसमें, नदी में। तो उसने जब ये जान लिया तो उस ड्राइवर ने, टैक्सी ड्राइवर ने तुरंत ऐसे हाथ कर लिया हाथ। और वो क्या हुआ, जब एक्सीडेंट लगता है तो फिर ड्राइवर क्या करेगा, ड्राइवर ने जैसे ही हाथ रखे और टैक्सी यूं घूमी और विपरीत दिशा में जिधर से आ रही थी उधर मुंह करके खड़ी हो गई। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि जब वहाँ उस चालक ने कहा कि इसमें कोई ऐसा भाग्यवान बैठा है जिसने हम सबको बचा लिया है। कौन था भाग्यवान? समझ गए ना? क्योंकि महाराज जी का भक्त अपनी यात्रा पर था। ये मैंने वो एक घटना बताई, बीच बीच में बहुत सारी चमत्कार हुए उनके जीवन में। और आप पहुंचते हैं वहां पर, आपको 45 रुपये महीना माहवार तनख्वाह मिलती है। उससे जहां मिल रही थी उससे कई गुना कम, लेकिन कुछ कमीशन मिलता है। कुल मिला के 500 साढ़े 500 रुपये आप लगभग प्राप्त कर लेते हैं और उनका जीवन फिर चलने लगता है। इसी बीच फौज में सन 1962 में फौज में भर्ती, आपको मालूम है ना 1962 में चीन से युद्ध हुआ था हमारा। उस समय फौज की भर्ती हो रही थी और फौज की भर्ती में इनके बॉस ने कहा कि आप अप्लाई कर दीजिए। रब्बू दादा ने अप्लाई कर दिया। रब्बू दादा का जो एग्ज़ाम था वो निकल गया। मैंने सच्ची योग्यता बताई थी तो आपने सोचा होगा कि पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। अरे भाई एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, मेडिकल के लिए आप आगे आ गए। मेडिकल होना है, आपका मेडिकल होता है। इधर महाराज जी का आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन माँ नहीं चाहती उनकी श्रीमती हरप्रिया जोशी कि ये फौज में जाए। महाराज जी से बात होती है, उनकी माँ मना कर देती हैं। रब्बू दादा की मेडिकल में नाक थोड़ी सी, नाक बस अभी भी बहुत सुंदर है, इसमें थोड़ी कमी निकलती है, लेकिन उनको ये बताया जाता है कि आप दिखा लीजिएगा। जब इन्होंने परामर्श किया, सेलेक्ट हो गए एक तरह से, परामर्श किया, तो दिल्ली में जो आर्मी के डॉक्टर्स होते हैं उनकी देख रेख में छोटा सा ऑपरेशन होना था और फिर क्या आर्मी में जाना है। तो अब रब्बू दादा के जो हाव भाव हैं एक अधिकारी की तरह हो गए, आर्मी की तरह, और अब एक नया कैरियर है, नया अवसर है, वो शुरू होने वाला है। लेकिन माँ ने मना किया है।
आप महाराज जी का आशीर्वाद लेते हैं, महाराज जी आशीर्वाद देते हैं क्या, खुश रहो, मस्त रहो, है ना। लेकिन वो ये नहीं कहते कि जाओ भर्ती हो जाओ जाके। आप आ जाते हैं इलाहाबाद, दिल्ली जाना है, वो छोटा सा ऑपरेशन कराने, नाक दिखाने। आप वहाँ से अमरूद लेते हैं, फल लेते हैं कि जाएंगे वहाँ डॉक्टर से और उन लोगों को देंगे तो भैया अच्छा हो जाएगा। बिस्तर बांधा, बैग पैक कर लिया है, आप जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि चलो 4 चर्च लेन में महाराज जी रुके हैं, दर्शन कर लें और आशीर्वाद ले लें। जब वहाँ पहुँचते हैं तो महाराज जी कहते हैं आज रुक जा, कल चले जाना। आज चल तुझे कहाँ, संगम तट पे चलते हैं। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, विस्तृत बताऊंगा तो बहुत वैसा हो जाएगा। आपको सिद्धि माँ, जीवंती माँ और जो भक्त हैं सुधी दादा कहे होंगे और महाराज जी, ये सभी लोग जाते हैं संगम तट पर। और महाराज जी क्या कहते हैं कि वो अमरूद वाला टोकरा और रख लेना। अमरूद वाला टोकरा जो उन्हें दिल्ली में देना था वो वहीं रख लिया जाता है। महाराज जी सबको ऐसे उल्लाते हुए वो प्रसाद देते हैं। देखा आपने? नहीं तो चित्र में देख लीजिए, ऐसे देते हैं। तो वो ऐसे उल्ला के वो अमरूद बांट देते हैं और यमुना मैया में चढ़ा देते हैं। कहते खाओ भाई, लीजिए, और वो अमरूद वहीं पर हो जाते हैं समाप्त। आप 4 चर्च लेन आ जाते हैं, आप दिल्ली की तैयारी में, और उसी समय आते हैं उमा दत्त शुक्ला। मैंने आपको उनके बारे में बड़ी कथाएं सुनाई हैं, लखनऊ में रहने वाले हैं। वो आए हैं महाराज जी के दर्शन करने, और जब रब्बू दादा के बारे में चर्चा होती है तो वो कहते हैं लखनऊ में ऑपरेशन करा लो, ये डॉक्टर मिश्रा हैं, बहुत अच्छे हैं, स्पेशलिस्ट हैं। तो भाई यहाँ का प्रोग्राम बन जाता है और इनकी नाक का ऑपरेशन वहाँ लखनऊ हो जाता है। लखनऊ होने पर आप 2-3 सप्ताह नाक में रुई लगी रहती है। आप मुँह से सांस लेते हैं, जब नाक में रुई है तो मुँह से ही सांस लेंगे, मुँह से सांस लेते हैं, केवल इसलिए कि फौज में भर्ती होना है। आप जब अपना जाके पुनः मेडिकल कराते हैं, इसी बीच आप महाराज जी के भी दर्शन करते हैं तो वो भी कहते हैं नाक ठीक है। और जब वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि और सब कुछ ठीक है, ना हल्का सा छेद रह गया है, और आप जाइए फिर चेकअप कराइए और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, भेज देंगे। ये आश्वासन उनको मिल जाता है। आप जाते हैं महाराज जी से, कहते हैं कि अब हम नौकरी छोड़ के आते हैं और अब जाना है। तो उन्होंने कहा छोड़ देना, बाद में नौकरी छोड़ देना, पहले बुलावा आ जाने दो। आप अपनी पोस्टिंग पर पहुंच जाते हैं, उनका बॉस छुट्टी जाना चाहता है, कहता है कि भैया तुम तो फौज में जा रहे हो, अब हम छुट्टी हो आए और इसके बाद आ जाएंगे। बोले त्यागपत्र तुम तब देना। तो बड़े पार्टी शार्टी का दौर चलता है दोस्तों में, क्योंकि आप आर्मी में सेलेक्ट हो चुके हैं, आप बैठे हैं, उसी समय एक डाक आती है। लिफाफा खोला, जैसे ही देखा उन्होंने कि आर्मी का पत्र है, खोला, उन्होंने कहा अब तो तारीख आई होगी, और उसमें उनकी अस्वीकृति का पत्र मिलता है, मतलब आप सेलेक्ट नहीं हुए। और वही हवाला दिया जाता है कि नाक में छोटा सा छेद है, इसलिए आप। अब जैसे ही ये है, सारे सपने बिखर गए, सारा काम बिगाड़ दिया। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि बाबा नीम करोड़ी ने सारा काम बिगाड़ दिया। अब बहुत परेशान हैं। आप सपने में देखते हैं उस दिन कि बाबा नीम करोड़ी आए हैं, बिल्कुल दुर्लभ काया हो गई है, और बहुत, अब वो कहते हैं कि अब हमारे पास कोई शक्ति नहीं रह गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये सपना आता है। सुबह जब रब्बू दादा उठते हैं तो एक चिट्ठी लिखते हैं कि आपने ऐसा कहा सपने में, आप ऐसा किया, और हम बताते हैं आपको, मुझे आपकी इस बात पर कतई विश्वास नहीं है। आपने मुझे सेना में नहीं जाने दिया, आपने जानबूझकर नहीं जाने दिया। ये पत्र जब पहुंचता है तो रब्बू दादा के चाचा वहाँ पर होते हैं, और चाचा से बाबा कई बार पढ़वाते हैं, जो भक्त होते हैं उन्हें पढ़वाते हैं। वो कहते हैं कि दुर्लभ काया हमने देखा आपको, और आप दुर्लभ काया में हैं। ये दौर चलता रहता है महाराज जी और रब्बू दादा की मुलाकातों में, और ऐसी बातों का भक्तों और भगवान के बीच में संबंध भी रहता है। रब्बू दादा की 1969 में मुलाकात होती है, एक थोड़ा सी गैप होता है, और उस गैप के बाद क्या होता है, बहुत जीवन का एक ऐसा स्वर्णिम अवसर आता है जब यज्ञोपवीत का अवसर आदमी की जिंदगी में आता है। 1969 में महाराज जी के कर कमलों द्वारा दादा का यज्ञोपवीत होता है,
और 1970 में 1970 दादा की यादगार तिथि है। मालूम क्यों? 8 मार्च 1970 को विवाह हुआ है मेरठ की रेखा जोशी से। दोनों लोगों का चित्र देखा है, भाभी माँ, अब मैं तो माँ कहता हूँ ना, भाभी माँ, इसलिए रेखा जोशी से शादी होती है रब्बू दादा की मार्च 1970 में। एक घटना मैं आपको सुना देता हूँ, बहुत संक्षिप्त क्या, विस्तृत हो ही जाती है। बारात जानी है, महाराज जी ने उन्हें आदेश दिया है कि तुम ट्रेन से जाओ, लेकिन रब्बू दादा बुकिंग कर चुके हैं बस के द्वारा, और आप बस से कहाँ जा रहे हैं? मेरठ शादी होनी है। महाराज जी कहते हैं कि तुम लखनऊ में रुकने की व्यवस्था कर लो, एक दिन की, एक रात वहाँ रुको, लंबा रास्ता है, लेकिन सही बात नहीं बताते, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप ट्रेन से जाओ। अब साफ साफ तो नहीं कहते, केवल इशारा होते हैं, लेकिन आदमी मजबूरी बता देता, हमने बुकिंग कर रखी है, ये किया हुआ है, और फिर उस बस का एक्सीडेंट होता है। चित्र दिखाएं आपको, चित्र दिखा दिया आपको, इस पे लिखा है जियो और जीने दो। इसी बस से आप जा रहे थे। खैर, सब सहायता होती है, महाराज जी की कृपा है, और कुशल मंगल, एक्सीडेंट में किसी को कोई चोट नहीं आती है। गाड़ी पूरी पलट गई है, देखिए हालत कैसी है। बहरहाल कुशल मंगल से विवाह होके आता है, और फिर उधर से ट्रेन से आते हैं। रेलवे स्टेशन पर महाराज जी की गाड़ी इंतजार करती है नव दंपत्ति को लेने के लिए। तो रब्बू दादा और उनकी पत्नी उनकी गाड़ी में बैठ के सर्वप्रथम महाराज जी के दर्शन करते हैं। आपको विवाह के बारे में और भी बता दूं, रेखा जी बताती हैं कि कई जगह रिश्तों का वो होता है। रब्बू दादा शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब महाराज जी कहते हैं कर तू शादी कर, कहे हम खिलाएंगे क्या, इतना नहीं हो, व्यवस्थाएं और करना। उन्होंने कहा तू कौन होता है खिलाने वाला? ये सब चीज़ों का एक मिश्रण सा है मेरे पास, और मैं चाहता हूं मैं सुनाऊं, कभी उनके विवाह के बारे में और बातें सुनाऊंगा। लेकिन कुल मिला के आपको बता दूं कि रविंद्र कुमार जोशी और उनकी संगिनी धर्मपत्नी पूज्य रेखा जोशी अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत कर चुके हैं। महाराज जी का आशीर्वाद मिलता है, सर्विस चल रही है, और उन्हें कन्या रूप में एक रत्न की प्राप्ति होती है। अब उनका नाम है डॉक्टर अन्नू। अब उनकी भी बेटी है। हमने आपको दादा के विवाह की बात बताई, फिर उनको कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, और आगे वंश बहुत पल्लवित होता जा रहा है। इधर महाराज जी के साथ महाराज जी के जो बातें हैं, सेवा है, महाराज जी का सानिध्य है, पूरा दंपत्ति, पूरा परिवार प्राप्त किए हुए हैं। लेकिन मित्रों, वो दिन भी आ जाता है जब महाराज जी ने हमसे विदा ली, और कैची धाम से जब 8 सितंबर 1973 को चले थे, और 11 सितंबर को आप अपनी मानव देह का जो लीला अवतरण था उसको समाप्त कर दिया था। उस समय रब्बू दादा कानपुर में थे, उनका 12 तारीख का रिजर्वेशन था, 12 तारीख मुंबई को जाना था। वो 12 तारीख को चले जाते हैं, तब तक खबर नहीं मिल पाती। आप मुंबई में होते हैं, जिनके यहाँ रुकते हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ काम जो होता है वो किया होगा, और रिश्तेदारों के यहाँ जब रुकते हैं तो वहाँ पर एक पत्र के माध्यम से खबर मिलती है कि महाराज जी चले गए। आप कानपुर वापस आते हैं, कानपुर से अपनी धर्मपत्नी के साथ वृंदावन पहुँचते हैं, और उनकी समाधि स्थल को देखकर दादा फूट फूट कर वहाँ रोते हैं। लेकिन उनको आज भी ये विश्वास है, हम सबका मानना है कि महाराज जी कहीं नहीं चले गए, हम सबके बीच विराजमान हैं, और उनके कार्यों को, उनकी आध्यात्मिक यात्रा को आज भी बढ़ा रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो महाराज जी के समय के भक्त हैं, और जो अब नई पीढ़ी के भक्त हैं, जिन्होंने महाराज जी को मानव रूप में नहीं देखा है, उनके बीच पुल का काम कर रहे हैं रब्बू दादा। मेरी बात से शायद आप सहमत होंगे। महाराज जी के मानव देह लीला के पश्चात आपने सिद्धि माँ के साथ, सिद्धि माँ के बारे में मैंने आपको बहुत सारी कथाएं सुनाई हैं, सिद्धि माँ के साथ जो भी आश्रम है, हनुमान सेतु मंदिर है, टाउस का अमेरिका में है,
वृंदावन में है, कैची धाम में है, नीम करोली धाम में है, ये जितने भी मंदिर आश्रम हैं उनके विकास में महती भूमिका निभाई। और ऋषिकेश के मंदिर को बनवाने में रब्बू दादा ने पूरी क्षमता लगा दी, क्योंकि वहाँ जो शिलान्यास हो गया था एक तरह से महाराज जी के द्वारा, और जो उसका प्रभारी बनाया था उसकी नीयत में खोट आ गया था। आपको याद होगा कि रात के 12 बजे हनुमान जी वहाँ पधारवाए थे, और आज बहुत अच्छा मंदिर, आप चित्र देख लीजिएगा, ऋषिकेश मंदिर है। आप कभी भी जाएं उधर तो दर्शन करके आएँ। सिद्धि माँ के बारे में एक घटना मैं आपको सुना दूं, क्योंकि रब्बू दादा के बारे में आपको बता रहा हूँ। सिद्धि माँ स्वरूप है बाबा नीम करोली की, बड़ी शक्तियाँ उनमें विराजमान रहीं। हालांकि आज हम सबके बीच में वो भी सूक्ष्म रूप में ही है। एक घटना मैं आपको वो सुना देता हूँ कि शक्तियाँ उनके पास थीं। सिद्धि माँ के पति तुलाराम शाह हर की पैड़ी पर हरिद्वार में स्नान कर रहे थे। तेज धारा होती है वहाँ पर, और तुलाराम जी बह गए। सिद्धि माँ तैरना नहीं जानती, साड़ी पहने हुए खड़ी हुई हैं। सिद्धि माँ कूद पड़ती हैं, तुलाराम शाह को बीच धार में से निकाल के ले आती हैं। आप देखिए, साड़ी पहने महिला जो तैरना नहीं जानती, बड़े बड़े तैराक हर की पैड़ी पर ढंग से नहीं तैर पाते या बड़ी सावधानी से उसको करते हैं, लेकिन बिना तैरने वाली माँ अपने पति को निकाल के आती है। एक एक शक्ति है, बहुत सारी कथाएं हैं। मैं आपको केवल एक बात बताना चाहूँगा कि सिद्धि माता के सानिध्य में माँ महाराज जी, अब एक शब्द में हम प्रयोग करते हैं, सब लोग इस बात को कहते हैं, तो माँ ने पूरा आशीर्वाद दिया रब्बू दादा को। और रब्बू दादा का भाई मंजिल जोशी हमारे तो पूज्य हैं, आज वो रिटायर हो गए। उनकी भी कहानी हमने सुनाई थी कि वो IAS पद से रिटायर हुए हैं, हल्द्वानी में रहते हैं, मैं उनसे भी मिलवाऊंगा। ये सब चीज़ें आज भी अनवरत, मैं तो ये कहूँगा कि 85 ईयर लगभग हो चुके हैं, लगभग, है ना। और बिल्कुल आप बुजुर्ग नहीं हैं, बिल्कुल युवा हैं, मस्त कैसे लग रहे हैं आप देखिए एक चित्र में, है ना। तो आज भी इनकी आध्यात्मिक यात्रा जारी है। आजकल गुजरात में महाराज जी की जो तप स्थली भवानिया में है ना, वहाँ से आपने हम हनुमान चालीसा का पाठ अनवरत देखा था। बहुत सारी बातें हमने आपको वहाँ से स्थल से बताई थी, आप चित्र देख रहे हैं। और ये मंदिर निर्माण हो रहा है, इसमें महती भूमिका निभा रहे हैं। और जहाँ पर महाराज जी की कथाएं होती हैं, देश विदेश में जाना, 36 से ज़्यादा विदेशों में जाके आप प्रवचन कर चुके हैं, यानी प्रवचन मतलब महाराज जी के भक्तों को बता चुके हैं। आपको और सारी चीज़ें हम आपको बताएं, थोड़ा सा आशीर्वाद आप रब्बू दादा के मुखारबिंद से ले लीजिएगा। शुक्ला जी नमस्कार। आपका मैसेज मिला कि वीडियो बना के भेजो रब्बू दा, तो उस पर एक शेर याद आया कि किस किस तरह से हमको जलाते हैं रात दिन, वो जानते हैं दाग है हम पर मिटा हुआ। आपकी जो डिमांड है ये भेजो वो भेजो, तो चलो भेज देते हैं। और आपने मेरा जो वीडियो बनाया उसमें आपने मेरी अच्छी खासी बखिया उधेड़ी है, तो चलो ये भी आपने कह दिया तो मान लिया। लेकिन एक बात आप याद रखना कि महाराज मेरे लिए परम सत्ता दो ही हैं, श्री पूज्य महाराज और श्री माँ, और उनका चरित्र मैंने बखान किया। हाँ, ये ज़रूर है कि महाराज ने मुझे सतरंगी जीवन जिलाया, घुमा फिरा, मौज मस्ती करी, लेकिन अध्यात्म में कभी उन्होंने भक्ति भाव को कम नहीं होने दिया, सेवा भाव कम नहीं होने दिया। और आप अच्छा कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों के बारे में, भक्तों के बारे में बहुत विशेष कार्य कर रहे हैं आप। आपने दादा मुखर्जी के बारे में बताया, आपने प्रभुदयाल जी के बारे में बताया, आप बहुत लोगों को जो उच्च तबके के भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, आपने उनका बयान किया, जनता को मालूम पड़ा उनके बारे में। और आज मेरा भी नंबर आया है, आई होप भक्तों को पसंद आएगा जो देखेंगे। और हाँ, अब मेरा जो आखिरी मंजिल है वो है बवानिया का मंदिर, और आपसे ये प्रार्थना है कि बवानिया के बारे में आप अक्सर दिखाते रहें, अच्छा लगेगा, लोगों को पता चलेगा।
ये अद्भुत मंदिर बनना चाहिए। महाराज का आदि तपस्थली है और बाकी सब ठीक ही है, आपकी कृपा है, सब ठीक चल रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। रब्बू दादा का आशीर्वाद लिया और हम आज आपको बता दें ये यात्रा जारी है और हम उनकी शतक मारने की पारी पर दस्तक मीडिया की तरफ से एक बढ़िया पार्टी में आपको भी बुलाएंगे। आप देखना कि क्या क्या उपलब्धियां दादा ने की हैं और दादा का बड़ा स्नेह हमको प्राप्त है दस्तक मीडिया के परिवार के लिए। और मैं आपको बताऊं, मैं अभी जब पिछली बार जब दिल्ली गया था, आपसे बातचीत की थी, तो उन्होंने एक पुरस्कार दिया था हमको, एक आशीर्वाद दिया था, हमने उसको संजोया हुआ है। आपने कई एपिसोड में देखा था, ये जो था ना, देखा आपने, ये हैट दादा ने मेरे सिर पे रखा और मैं आज इसको सहेज कर आपको दिखा रहा हूँ और इसको मैं वहाँ अपने पास अपने संग्रहालय, मेरा छोटा सा संग्रहालय कभी दिखाऊंगा मैं आपको। वहाँ पुस्तकें हैं और जो भक्तों से, महाराज जी के भक्त हैं, उनसे जो चीज़ें मिलती हैं मैं बहुत सहेज के रखे हूँ, उनमें ये वहाँ पर रहेगी। तो आगे की यात्रा के बारे में अगली बार बताऊंगा, लेकिन मैं फुल स्टोरी तो अभी तक की सुनाई है और चाहता ही हूँ, फुल स्टोरी नहीं, मुख्य बिंदु होते हैं। स्टोरी तो आप ये समझ लीजिए कि फिर न आप सो पाएंगे और न हम, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। तो आज फिर हम आज आपसे विदा लेते हैं। कहाँ? बहुत धार्मिक स्थल पर हम खड़े हैं, महाभारत कालीन विदुर जी का आश्रम है, मैं वहीं खड़े होकर आपको ये सब कुछ सुना रहा हूँ। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट